जय हिंद, सादर प्रणाम साथियों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज हम लोग उत्तराखंड के जनपद नैनीताल के एक गांव में आए हुए हैं और यहाँ नीचे एक रिजॉर्ट में हम लोग रुके हुए थे। तो हम और बलराज जी वॉक करते हुए ऊपर की तरफ आए और देखा तो यहाँ सेब के बाग हैं। और जब हम सेब के बाग में घूम रहे थे तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे संवाद हुआ और उन्होंने अपने यहाँ हमें बैठाया। और अभी आपसे पूर्व में हम लोगों ने यहाँ के जो स्थानीय लोकल जो यहाँ का सेब है, जो यहाँ की खेती ये लोग करते हैं, उस सेब का भी आनंद लिया। तो हमारे साथ आप देख रहे होंगे पेटी में यहाँ सेब लगे हुए हैं और ये सभी लोग सेब की खेती करते हैं, यहाँ के स्थानीय किसान हैं और इस सेब को यहाँ से पैक करके दिल्ली, नोएडा और देश के तमाम राज्यों में भेजते हैं। साथियों, जब उत्तराखंड आए हैं तो यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों का जीवन और यहाँ के किसान को क्या क्या चुनौतियां हैं, इन विषयों पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र भाई मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप राजेंद्र जी को थोड़ा सा आगे आके दिखाएं। राजेंद्र जी, आपका अपने बारे में थोड़ा सा अपना नाम और अपने गांव का नाम थोड़ा सा एक बार आप बताइएगा। मेरा नाम राजेंद्र सिंह नयाल, मैं ससबनी लेटीबुंगा में रहने वाला हूँ और हम एक साधारण किसान हैं और हमारे वहाँ जो है आलू, बंद गोभी, फूल गोभी, बैगन और सेब, नाशपाती और खुमानी आदि की खेती की जाती है। यहाँ मुख्यतः ये जो आपने अभी फसलों के नाम बताए हैं, इन फसलों की यहाँ खेती की जाती है। अभी जिस तरीके से हम मैदानी क्षेत्रों में देखते हैं, मैदानी क्षेत्रों में आज ज्यादा फसल पाने के लिए किसान भी और उसको सही रूप से दाम ना मिलने की वजह से वो किसान उसमें पेस्टिसाइड दवाइयां लगाते जा रहा है, क्योंकि उसकी जो लागत है वो भी उस किसान को नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए अधिक पैदा लेने के लिए, क्योंकि खेती फसल का रेट सरकार के द्वारा उतना नहीं है जितनी लागत लगती है, तो मैदानी क्षेत्रों में जो किसान है वो पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। तो आप लोग भी यहाँ खाद, यूरिया, बीज और तमाम तरीके के कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। कृपया इस पे आप हमारा मार्गदर्शन करें। हम यहाँ पर जो है जैसे सब्जी में थोड़ा कीड़ा लग जाता है जी, तो उसमें थोड़ा सा हल्की मात्रा में स्प्रे करते हैं मशीन से। और नहीं तो हमारे यहाँ जो है पहाड़ में जैविक खेती का प्रचलन अधिक है और हमारी पैदावार कम होती है, लेकिन दाम हमें ठीक मिलता है इसका। अच्छा, हाँ। तो आपके सामने यहाँ क्या क्या चुनौतियाँ हैं खेती को लेकर के? अब यहाँ जैसे प्लेन में सड़कें होती हैं तो सीधे मतलब खेतों तक पहुँच जाता है किसान, लेकिन हमारे वहाँ ढलानदार खेत हैं और सीढ़ी नुमा खेत हैं, तो वहाँ जो है बैलों से खेती की जाती है। आजकल कुछ ट्रैक्टर भी छोटे वाले उसमें ट्रैक्टर आ गए हैं और मेहनत अधिक लगती है, मेहनत ज़्यादा है। हाँ, हमारे पहाड़ में मेहनत ज़्यादा है। और सरकार का क्या योगदान है? सरकार जो है हमें किसान को लेके, किसान के लिए बिजली फ्री है? नहीं, यहाँ पानी फ्री है? यहाँ कोई चीज़ फ्री नहीं है। सिर्फ किसान निधि जो है साल में 3 किस्तें 2,000 की मिलती वो तो समतल के किसानों को भी मिलती है। जो किसान उस किसान निधि में आते हैं उन किसानों को सबको मिलती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, फसल को पैदा करना, फसल को पका करके उस फसल को ये अपने खेत से और मंडी तक ले जाना, बहुत सारी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों में सरकार का कोई योगदान नहीं? कोई योगदान नहीं। बिजली आपको में फ्री नहीं मिलती है, आपको पानी यहाँ फ्री नहीं मिलता है। ओके, यहाँ जो कीटनाशक दवाइयाँ या जो कृषि संबंधित बीज हैं, फसलों संबंधित जो बीज हैं, वो भी आपको जीएसटी से बाहर नहीं मिलते, वो भी जीएसटी के साथ मिलते हैं। जी। ओके साथियों, आप देख सकते हैं समतल में खेती करना थोड़ा सा सरल है। खेती करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पहाड़ की अगर बात करें तो पहाड़ में वो खेती कर पाना और अधिक कठिन हो जाता है। तो यहाँ भी किसान निधि के अलावा किसानों को ना बिजली फ्री है, ना यहाँ पानी फ्री है, और
ना ही अन्य किसानों के लिए अन्य सुविधाएं हैं। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के किसानों के लिए वह किसानों का बजट बढ़ाए और किसानों के लिए अन्य अन्य सुविधाएं भी देना प्रारंभ करें। हमारे साथ राजेंद्र जी की दादी जी, माता जी हैं। और माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है, इसकी तो गंगा है। गंगा, अरे वाह, गुड। तो माता जी, आपकी आयु, अभी मैं राजेंद्र भाई से बात कर रहा था, तो माता जी की आयु लगभग, क्या मतलब सटीक है, 85 वर्ष, 85 ईयर्स की हैं। और अभी आपको कोई बीमारी या किसी प्रकार का बीपी, शुगर, थायराइड, सर्वाइकल, किसी प्रकार की कोई बीमारी ना? मतलब आपका जो जीवन है वो एकदम अभी शरीर स्वस्थ है? रूखा सूखा खाते हैं, हाँ, ठीक है शरीर। हाँ, नमक के साथ रोटी खाते हैं, ठीक है। पानी पीते हैं, पानी चाय। हाँ। मतलब जो नेचर है उस नेचर के साथ जीवन जीने का प्रयास हाँ। हम यहाँ करते हैं। साथियों, माता जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया और मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूँ जो आज पिज्जा, बर्गर और तमाम तरह के नूडल्स और मैगी और मोमोज की दुनिया में खोए हुए हैं। बच्चों को भी परेशानी है, बच्चों को भी रोग है, जवानों को भी रोग है। क्यों? खाना पीना उनका गलत है, दूषित हो गया है। हाँ, दूषित हो गया ना। माता जी ने कहा कि सूखी रुखी रोटी खाते हैं और पानी पीते हैं, नमक का इस्तेमाल। और अभी जिस प्रकार से अब से 20-40 वर्ष पहले हमारे यहाँ भी सब्जी के स्थान पे तीवन बनता था, उस तीवन का यहाँ प्रयोग होता है। शुद्ध सब्जी बनती है, घर में भोजन पकता है। लेकिन आज नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो नौकरियों में हैं, हाँ। वो सब लोग आज उनका भोजन होटल या गलत है। दूसरे तरीके की जो स्टॉल्स हैं उन पे निर्भर हो गया है। यानी कि हम कहें पूरा का पूरा चाइनीज फूड वो खा रहे हैं, मैदा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार की पेट संबंधित समस्याएं प्रारंभ होती हैं और उसके बाद 100 रोग पैदा हो जाते हैं। माता ने जी ने कहा कि रूखी सूखी खाते हैं और 85 वर्ष की आयु में आप बिल्कुल जो है स्वस्थ हैं, ना किसी प्रकार का बीपी बढ़ा है, ना कभी किसी प्रकार का कोई शुगर की समस्या है, मतलब XYZ कोई बीमारी नहीं है। तो अभी हम राजेंद्र जी से चर्चा कर रहे थे। राजेंद्र भाई कह रहे थे कि यहाँ बहुत सारे संसाधनों का अभाव है, हम लोगों को बहुत, हमारे सामने जीवन जीने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में संसाधन अधिक हैं, लेकिन वहाँ राजेंद्र भाई रोगग्रस्त लोग अधिक हैं। जी। उनका जीवन जो है वो बहुत स्वच्छ नहीं है, प्रदूषित हो गया है। जी। लेकिन आपके पास, उनके पास संसाधन है लेकिन सुख नहीं है, उनका शरीर निरोगी नहीं है। आपके पास संसाधन नहीं है लेकिन आपके पास सुख है, आपके पास निरोगी काया है, जो कहा गया है कि पहला धन निरोगी काया, है ना। तो उस प्रकार से आपके पास निरोगी काया है। और बड़ी बात यह है कि हम लोग यहाँ बैठ करके, मैंने आप लोगों का अभी कल्चर देखा, तो आप लोगों में संयुक्त परिवार है, आप परिवार में प्रेम है। लेकिन वहाँ छल कपट और तमाम सब तरीके की चीजों के कारण परिवारों में भी दूरियां बढ़ रही हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का और इस पे चर्चा करने का मेरा सीधा संदेश ये है कि हम लोगों को जो ईश्वरीय प्रकृति है उस प्रकृति के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए, ताकि मनुष्य दिखावटी, बनावटी और आडंबर की व्यवस्थाओं से दूर रह सके और स्वस्थ रह सके और बेहतर जीवन जी सके। तो साथियों, पहाड़ का जो जीवन है वो कठिन है, लेकिन निरोगी भी है, सुखमय भी है और शानदार भी है। तो साथियों, चुनौतियां तो हर जगह हैं, नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में और प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी लोगों के जीवन जीने के लिए चुनौतियां हैं। यहाँ की कुछ चुनौतियां अलग हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। तो साथियों, राजेंद्र भाई जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग माता जी से बात कर रहे थे, मैं भाई से कहूँगा कि एक बार इधर अंदर आकर के जो हमारा भोजन पकाने की अंगीठी है उसको भी दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि माता जी यहाँ बैठ कर के भोजन कर रही थी और बिल्कुल वहाँ गरम गरम रोटी बन रही थी और सब्जी, और बहुत अच्छे से जो है वो भोजन कर पा रही थी। तो
उसका कारण ये भी है कि मतलब वो रखा हुआ भोजन नहीं है, यहाँ कोई फ्रीज नहीं है, यहाँ कोई दूसरी व्यवस्थाएं नहीं है। हाँ, कोई नोएडा व्यवस्था नहीं। नोएडा दिल्ली एनसीआर में गर्मी के कारण हाँ। वहाँ फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है और उस फ्रिज की वजह से कई कई दिन भोजन को उसमें रखा जाता है और वो भोजन जो है कीटाणु युक्त हो जाता है, जो हमारे पेट में जाकर के विभिन्न रोग पैदा करता है। तो साथियों, हम लोगों को रोग से बचने के लिए ताज़ा भोजन, स्वच्छ भोजन और नेचर के साथ रहने का प्रयास करना है। और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर के। मैं जब भी पहाड़ की तरफ आता हूँ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवार में जाकर के बात करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जीवन को समझने की आवश्यकता है। अगर उत्तराखंड आए तो उत्तराखंड को समझने की आवश्यकता है। सिर्फ सड़कों पे घूम के जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ हाव हल्ला या दूसरी चीज़ों में मस्ती करके जाने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है मेरे देश के लोग, उनका जीवन कैसा है, वो लोग किस तरीके से अपने आप को जी पा रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। अगर हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो हमें उत्तराखंड का भी पता होना चाहिए, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गुजरात का भी पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इन सब बातों की मैं कहूँगा कि माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं, आप थोड़ा सा आगे आकर के माता जी को कवरेज करने का प्रयास करें। जी माता जी। अपने शरीर का ध्यान खुद करना चाहिए। खाना पीना जो है हिसाब से करना चाहिए। खाने वाली चीज खानी चाहिए, जो खाने वाली नहीं है उसको नहीं खाना है। हाँ। तभी तो जिएंगे। बिल्कुल। आप कह रहे हैं बुढ़े मर नहीं रहे हैं। हाँ। अब क्यों मरे बुढ़े? हाँ। उनका तो शरीर स्वस्थ है ना। बहुत अच्छा। आजकल के बच्चे क्या क्या खा रहे हैं, अंटर चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे जिएंगे? बिल्कुल कैसे उनका शरीर बनेगा? जी 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 जी। हमारा यही कहना है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा और आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद और आप लोगों से चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। साथियों, आप सब लोगों का भी बहुत विशेष धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और कुछ चीज़ें समझ में आई हो तो जीवन में बदलने का और उनको अमल में लाने का प्रयास करिएगा। तो अपने बच्चों को जो चाइनीज़ फूड है उसको रोकने का प्रयास करें और जो हमारा पुराना 40 वर्ष पहला जो हमारे घर में हमारी माताएं रसोई में पकाती थी, उसी प्रकार का जीवन हमें सबसे बड़ा होता है भंडार, अपने जीवन में उसको ग्रहण करना चाहिए। और माता जी ने कहा जी, जो हमारा भंडार है यानी कि रसोई हमारी छोटी औषधालय होता था। उसी में तमाम प्रकार की आयुर्वेद औषधियाँ, हल्दी, नमक और तमाम जीरा, धनिया, मतलब वो जो जिसको हम सब्जी में डालते हैं वो सब औषधियाँ हैं और वो मनुष्य के शरीर के लिए विभिन्न रोगों में काम आती हैं। तो हमारी जो रसोई थी 40 वर्ष पुरानी हमारे दादी नानी की, वो औषधालय था। लेकिन आज की जो रसोई आधुनिक तो हुई है लेकिन वो रोगालय हो गई है। उसमें स्वाद तो बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ रोग भी आ गए हैं। तो हमें अपने रसोई को सुधारने की आवश्यकता है। मैं माताओं से और उन बहनों से निवेदन करना चाहता हूं जो रसोई में अपने परिवार का लिए भोजन पकाती हैं, क्योंकि आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से अपने बच्चों को भोजन और अपने पति और अपने सास ससुर और अपने माता पिताओं को भोजन कराना है। अगर हमारी रसोई शुद्ध होगी तो हमारा जीवन शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे। जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। तो भोजन को हमें शुद्ध करने की आवश्यकता है और अपने व्यवहार को शुद्ध करने की आवश्यकता है, अपने कल्चर को शुद्ध करने की आवश्यकता है। जो अब थोड़ा हम शुद्ध तो था पहले से ही, लेकिन अब आधुनिकता के कारण थोड़ी सी विशुद्धिकरण आ गई है। तो साथियों, अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिताओं से जो हमारा पुराना कल्चर था उसको सीखने का प्रयास करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, सादर प्रणाम।